Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Siva Easy English Zone. तो जैसा आप जान रहे हो कि घर में बैठे बैठे आप ऊब रहे होंगे, क्लासरूम भी आपको लगभग उतना रास नहीं आ रहा होगा, तो मैंने सोचा कुछ आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ क्लासेस आपको भेजी जाए। आज का जो विषय है वो इंटरमीडिएट लिटरेचर पोर्शन में एक छोटा सा सेक्शन आता है 4 अंक के लिए, फिगर ऑफ स्पीच नाम से, यानी कि जिसको हिंदी में आप अलंकार कहते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि मैं बहुत जल्द आपको इस पर एक छोटी सी वीडियो क्लास लेके आऊँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होगी। लाभकारी इन सेंस कि आपको कुल 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं और इससे आपको 4 अंक की प्राप्ति होती। प्रश्न भी 2 ही तरह का आता फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित। इसमें पहला प्रश्न जो होता है फिगर ऑफ स्पीच को डिफाइन करना होता है। जो दूसरा प्रश्न होता है कुछ सेंटेंसेस रिटन डाउन होंगे, उसको आइडेंटिफाई करना होगा आपको कि इसमें कौन से फिगर ऑफ स्पीच है। तो कुल मिला जुला के एकदम चिर परिचित अंदाज का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। इससे ज़्यादा प्रश्न में वैरायटी विविधता आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो प्रश्न होगा इन्हीं 2 तरीक़ों में होगा। तो पहले मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है, हालांकि अलंकार आपने पढ़ा होगा, अलंकार का वास्तविक अर्थ देखा जाए तो आभूषण है, ठीक है, जो आपकी सुंदरता को बढ़ा देता है। उसी तरह से हिंदी व्याकरण साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में भी अलंकारों का समावेश करके कहे गई बातों को, संवादों को और प्रभावी बनाया जाता है। उसमें जान सी फूंक दी जाती है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि फिगर ऑफ स्पीच अ फॉर्म ऑफ डिपार्चर टू ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन, कि जो हमारा एक ऑर्डिनरी एक्सप्रेशन होता है उसका डिपार्चर फॉर्म है, डिपार्च कर देता है, यानी कि हटाइए इस सब जो चीर परिचित अंदाज है बात को कहने का, हटा दीजिए और कुछ नए लहजे में बात करिए जो प्रभावपूर्ण हो, सौंदर्यपूर्ण हो, ताकि सुनने में जानने में अच्छा लगे। तो अलंकार का शुद्ध रूप से अगर परिभाषा देखी जाए तो फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डिपार्चर फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। सामान्य से विशिष्टता को प्राप्त कर लेना अभिव्यक्ति में, यही है अलंकार की विशेषता। और जो आपके सिलेबस में, इंटरमीडिएट सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड फिगर ऑफ स्पीच हैं उनकी गिनती 7 है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। जिसमें सिमिली, पहले नंबर पे सिमिली नाम की फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरी सिमिली यानी कि जिसको हिंदी में आप उपमा अलंकार के नाम से भी पढ़े होंगे अपनी पिछली कक्षाओं में। और जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर है, रूपक अलंकार के रूप में पढ़ा होगा आपने। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार। जो चौथा एपिस्ट्रॉफी यानी संबोधन अलंकार। और आपका 5वां हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार। बताएंगे इन सब की खासियत आपको कैसे पहचाना जाए, इनके डिफिनेशंस क्या होती है सबसे आसान तरीके से। और जो 6वां है वो ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन विपरीत भाव को लेकर आता है, इसे विपरार्थक अलंकार कहते हैं। और जो लास्ट वाला है ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार हिंदी में इसको कहते हैं, जो कुछ विशिष्ट ध्वनियों पर आधारित होता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पहला फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है सिमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं आप उपमा अलंकार। ये होता क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड। तो सिमिली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें जो कंपैरिजन किया जाता है वो 2 अलग अलग चीज़ों का मतलब समझिएगा, 2 अलग नस्ल प्रजाति की चीज़ें हो, उनके बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जो किसी न किसी बिंदु विशेष पर गुण में, अवगुण में कहीं न कहीं एक समानता कम से कम रखती हों और उनमें तुलनात्मक शब्दों एज लाइक इट का यूज किया जाए। तो अगर पूरी तरह से डेफिनेशन की बात करूं मैं सिमिली की, तो सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which we compare 2 different objects, at least 1 point in common, and the word of comparison as like so are used। तो 3 मुख्य विशेषताएं आपको सिमिली में नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में, जो कोई सेंटेंस दिया जा रहा है उसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है या नहीं, ये 3 चीज़ें जानना आवश्यक है। पहली चीज़ 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उनमें कोई
जो खासियत है, खासियत का मतलब समझ, विशेषता का मतलब गुण चाहे अवगुण हो, वो दोनों में मिलता हो। और तीसरी चीज़ उसमें तुलनात्मक शब्द, एज लाइक इट, एज लाइक सो जैसी तुलनात्मक 3 शब्द याद रखिएगा, एज लाइक सो, ये तीनों शब्द आपको सेंटेंस में देखने को मिले। चलिए एक उदाहरण लेके इस पर चर्चा करते हैं। जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लूँ, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें सेंटेंस में लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, लाइक वर्ड आया, ये सबसे तीसरी खासियत मैंने बताई थी। उसके ऊपर चलें तो लाइफ को और ड्रीम को दो डिफरेंट थिंग्स हैं, दो डिफरेंट थिंग्स, लाइफ अलग ड्रीम अलग, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए। दोनों में खासियत किस तथ्य पर है? दोनों में खासियत के आधार पर समानता। जिस तरह से जीवन क्षणभंगुर है, स्वप्न भी क्षणभंगुर होता है, तो खासियत में भी समानता है। ये कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल उदाहरण हो गया, शायद ये आपको कठिन लग रहा हो, इससे मैं थोड़ा सा इजी वे में ले आता हूँ। सी इज़ एज ब्यूटीफुल या सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़, रोज़ फूल, गुलाब का फूल जिसे कहते हैं आप, तो सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें मैं दो डिफरेंट थिंग्स क्या है? सीता जो एक ह्यूमन बीइंग है, एक मानव है, दूसरी तरफ है फूल जो प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। दो अलग चीज़ें, एक तरफ क्या है आपका व्यक्ति है और दूसरी तरफ आपका पुष्प है, दो अलग अलग नस्ल की चीज़ें हैं। एक चीज़ खास करके ध्यान रखिएगा, मैं सीता ऐसा नहीं बोल सकता सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, ये सेंटेंस में अगर बोलूँ और पूछूँ कि क्या इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप बिल्कुल नकार जाइए। रीज़न, पहला ही रीज़न देखिए, सीता और उसकी माँ दोनों मानव जाति से हैं, जबकि पहली शर्त है सिमिली की, टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग भिन्न भिन्न होने चाहिए जो ऑब्जेक्ट जिनके बीच हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ये सबसे मूलभूत ज़रूरत है हमारी। तो जो पहले का एग्जांपल है, सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़, तो रोज़ एक अलग चीज़ है और पुष्प जाति का है, और उधर सीता मानव जाति की है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। दूसरी जो चीज़ हमें चेक करनी है सिमिली में, क्या दोनों में समानताएं हैं? जितना खूबसूरत फूल है उतनी ही खूबसूरत सीता है, यानी खूबसूरती जो गुण है वो दोनों में पाया गया। और जो तीसरी शर्त हमें चेक करनी है वो है उसमें क्या एज, लाइक और सो जैसे वर्ड आए हैं। ये तुलनात्मक शब्द हैं, वर्ड ऑफ कंपैरिजन इनको बोलते हैं, क्या इस सेंटेंस में प्रेजेंट हैं? तो अगर आप ऑब्जर्व करिए तो आपको एज वर्ड प्रेजेंट मिल रहा होगा। सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़। अब नीचे वाला जो एग्जाम्पल है, सीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, अगर देखें तो इसमें भी एज प्रेजेंट है, यहाँ भी खूबसूरती की तुलना की गई है, लेकिन अंतर कहाँ पे मिला आपको? पहले और दूसरे एग्जाम्पल में। पहले एग्जाम्पल में टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एक प्रकृति का प्रदत्त उपहार गुलाब है, दूसरी तरफ मानव जाति में शामिल सीता है, दो अलग अलग चीज़ें थीं। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल अगर उसमें हम ऑब्जर्व करें तो दोनों मानव जाति से संबंधित हैं, सीता भी और उसकी माँ भी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो सिमिली है वो बेसिकली 3 चीज़ों को आप दिमाग में रखिए अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसमें सिमिली है या नहीं है। बात गौर करिएगा। अब इसके बाद जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार जिसको आप हिंदी में कहते हैं। मेटाफर जनरली माना जाता है दैट इज़ अ इम्प्लाइड सिमिली, ठीक है, निहितार्थ जिसको बोलते हैं आप, उसी में निहित है। क्या निहित है? थोड़ा सा डिफरेंस है खाली, सिमिली और मेटाफर में मात्र 2 डिफरेंस पे आप चर्चा करूंगा मैं। पहले आप डिफिनेशन पर डिस्कस कर लेते हैं। जनरली बोल दिया जाता है मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली, ये छोटी सी डिफिनेशन बोल दी जाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप बात समझिएगा। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, 2 different things are compared, but the word of comparison is not used, and these 2 things are
कॉमन एट लीस्ट एट वन पॉइंट। यानी कि जो सिमिली की 3 विशेषताएं थी कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, उनके बीच में किसी गुण आधार पे समानता होनी चाहिए, एज लाइक इट उसमें यूज होना चाहिए। मेटाफर क्या कहता है? मेटाफर कहता है कि मुझे 2 ही चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या चाहिए? उनके बीच में कोई एक समानता पाई जाती हो। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या मना कर रहा? मुझे नहीं चाहिए, मुझे एज लाइक सो जैसे वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज नहीं होने चाहिए। ये मेटाफर की डिमांड है। दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, आप समझ सकते हैं इसको। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन से मैं दूं जिससे आप समझ जाएं? जैसे आप कहो या कोई कहे, ठीक है, कि सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़, तो इसमें 2 डिफरेंट थिंग्स थी, वर्ड ऑफ कंपैरिजन भी था और उन दोनों के बीच क्वालिटी भी कॉमन थी। अब अगर मैं कह दूं सीता इज़ अ रोज़, यानी सीता गुलाब है कि गुलाब सीता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे वो कहते हैं, आप सीधी सी बात, अगर मैं आपको पोइट्री की लैंग्वेज में ले जाऊं, वह चाँद सी खूबसूरत है या चाँद जैसी खूबसूरत है, तो एक तुलना किससे कराई? उसकी खूबसूरती की तुलना मैंने चाँद से कराई। और अगर मैं कहूँ वह चाँद ही है, आप कंफ्यूज हो कि चाँद वो लड़की है, चाँद वो लड़की है या लड़की ही चाँद है, आप यानी कि उसमें दोनों का लोप हो गया, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे मैं कहूँ, अभी सबसे शुरुआत में मैंने एक एग्जांपल लिया, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, और मैं अगर अब बोलूँ लाइफ इज़ अ ड्रीम, जीवन स्वप्न है, इसमें तुलना कहीं नहीं की गई, वर्ड ऑफ कंपैरिजन कहीं यूज़ नहीं हुआ, बट 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, दोनों में क्वालिटीज़ भी हैं सेम पैरामीटर पर, लेकिन तुलनात्मक शब्दों का लोप हो गया। इसके बीच में अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको सामने अगर प्रस्तुत करूं जो सबसे अच्छी चीज़ों में शामिल होगा, तो आप ये मान के चलिए, जैसे बोला जाए द कैमल इज़ द सिप ऑफ डिज़र्ट, द कैमल इज़ द सिप ऑफ डिज़र्ट, सिप ऑफ डिज़र्ट, सिप और कैमल को ऐसे यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जैसे रेगिस्तान का जहाज कौन है? ऊँट है। जहाज के जहाज ऊँट है कि ऊँट जहाज है? आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि जहाज कौन है? ऊँट को जहाज, यानी कि जहाज को ऊँट के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है या ऊँट को जहाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है। इसीलिए सिमिली और मेटाफर में आप हमेशा सतर्क रहिएगा कि सिमिली अपनी 3 क्वालिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद ही आप डिसाइड करिए कि वो सिमिली है, और मेटाफर कहता है कि मुझे 2 क्वालिटीज़ आप प्रॉपर चेक करो, 2 डिफरेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए और दोनों की क्वालिटी। जैसे क्यों कहा गया कैमल इज़ द सिप ऑफ डिज़र्ट, रीज़न समझिएगा। जैसे सामान्य जल में आप देखिए तो वहाँ पर यातायात का साधन या जलयान है, और रेगिस्तान में ऊँट ही है, तो साधन स्वरूप आसानी हेतु यहाँ पर ये कहा गया द कैमल इज़ द सिप ऑफ डिज़र्ट। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, द कैमल इज़ लाइक द सिप ऑफ द डिज़र्ट, यानी कि वी कैन यूज़ कैमल जस्ट लाइक द सिप एज वी यूज। कैमल को हम जब यूज कर रहे हैं यहाँ पर डिज़र्ट में, किस सेंस में यूज कर रहे हैं? साधन के रूप में। जो उसी तरह से जल में किसको यूज करते हैं? एक सिप को। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए कि जब जिससे तुलना कराई जा रही है, जिसकी तुलना कराई जाए, दोनों ऐसे सम्मिलित हो जाएं कि हमें भेद करना मुश्किल हो जाए, उसी कंडीशन में मेटाफर आता है। इतना कुछ अगर आपके समझ में नहीं आ पा रहा है तो उसका एक सिंपल सा टेस्ट मैंने बताया कि उसके 2 कैरेक्टर को चेक करिए, क्या उसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आए हैं, और जो दूसरी क्वालिटी चेक करनी है क्या वो दोनों कहीं पर एक बिंदु पर समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ आपको मिल रही है तो आप निश्चिंत होकर उसे मेटाफर कह सकते हैं। अगर उसमें तीसरी क्वालिटीज़ भी शामिल हो जाए, यानी कि कंपैरेटिव वर्ड्स अगर शामिल हो जाए एज, लाइक और सो, तब वो मेटाफर भी नहीं रहा, कहाँ आ जाएगा? सिमिली पे आ जाएगा। तो इसके अंतरों को आप समझने की कोशिश करिएगा कि सिमिली में और मेटाफर में क्या अंतर होता है। इसके बाद जो तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का पहले इसी के शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि इसको मानवीकरण अलंकार क्यों कहा गया, यानी कि पर्सोनिफिकेशन क्यों बना। जो चीज़ मानव नहीं है, यानी मानव जो चीज़ नहीं है
वो व्यवहार कैसे कर रही हो, मानव के जैसे। मानव नहीं है, इंसान नहीं है, लेकिन व्यवहार कैसा कर रही है, इंसानों के जैसा। ठीक है, जैसे कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। क्या कानून के हाथ होते हैं? क्या कानून का कोई शारीरिक स्वरूप है? नहीं है, लेकिन यहाँ दिखाया कैसा गया, कानून के हाथ होते हैं। या आप अंग्रेजी में अक्सर एक प्रोवर्ब सुनते होंगे कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, कि अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन एक बार। कौन दरवाज़ा खटखटा रहा? अवसर, चांस, अपॉर्चुनिटी। अब देखो उसका बिहेवियर कैसा है अपॉर्चुनिटी का, मानव के जैसा दरवाज़ा खटखटा रही। लेकिन क्या वास्तविक रूप में उस अपॉर्चुनिटी नाम का जो वर्ड है या जो वो आप भाव समझ रहे हैं, क्या वो इंसानी रूप में है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कैसे प्रस्तुत किया गया उसको व्यवहार करते हुए? मानव के रूप में। तो इसी को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इनिमेट ऑब्जेक्ट्स या डेड ऑब्जेक्ट्स और सम फ्रेजेज आर यूज्ड एज लाइक अ ह्यूमन बीइंग बिहेवियर्स। यानी कुछ ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं जो मानव जैसा व्यवहार करते हुए नज़र आते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो, आप इस समझने का प्रयास करो कि जिस तरीके से मानव न होते हुए मानव जैसा व्यवहार करना, ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे कहते हैं डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स, यानी मौत अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर भी रख देती है, अर्थात राजाओं को भी नहीं छोड़ती है। क्या मृत्यु के हाथ होते हैं? इस बात पर आप विचार करिएगा कि जो वस्तु या जो अमूर्त विचार या जो निर्जीव वस्तु है उसको इस तरीके से कहा जाए, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि जैसे वो ह्यूमन बीइंग मानव जाति जैसा व्यवहार करता नज़र आए। तो आप अगर पर्सनिफिकेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में डिफाइन करना चाहें तो पर्सनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज एन अ लिविंग बींग्स और अ ह्यूमन बींग्स। यानी किसी मानव या जीवित वस्तु जैसा व्यवहार करे। कौन करे? जो मानव या जीवित वस्तु हो ही ना, उसके द्वारा। मैं मनुष्य हूँ, मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगा तो मैं मानव हूँ, मानव जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरा मोबाइल फ़ोन खुद उठे और दरवाज़ा खटखटाने लगे तो आपको क्या, ये तो मोबाइल फ़ोन कैसा हुआ, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट हुआ, निर्जीव सी वस्तु हुई, और उसके द्वारा दरवाज़ा खटखटाने की प्रक्रिया मानव के जैसे संभव नहीं है। अगर इस तरह का कोई वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज़ मिल रहा है तो आप सतर्क हो जाइए कि उसमें पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैसा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लाइफलेस ऑब्जेक्ट हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो सकती है या थॉट्स हो सकते हैं जिनका बिहेवियर कैसा होगा, लिविंग ऑब्जेक्ट्स के जैसा। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स माने खटखटाना, नॉक्स एट द डोर बट वंस। अब वही बात फिर से कि क्या अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा खटखटा सकती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर मैं दूसरा, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स, मौत के बर्फीले हाथ राजाओं तक भी पहुंचते हैं। क्या मृत्यु के हाथ होते हैं? कभी कभी कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि आप सुनते भी होंगे कि जो चीज़ जिसके द्वारा नहीं हो सकती वही कार्य उसके द्वारा हो रहा है। यानी कि कार्य हो रहा हम मान लेते, लेकिन अब वो आप थोड़ा सा उस पर फ्रस्ट्रेट ना होइए, कंसंट्रेट होइए कि क्या वो वस्तु वो कार्य करने के लायक थी? क्या वो अब्स्ट्रैक्ट, मतलब अमूर्त होता है जो दिखता ना हो, उसको बोलते हैं अमूर्त। क्या वो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया या वो अब्स्ट्रैक्ट थॉट, क्या वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता था हम इंसानों के जैसे या लिविंग थिंग्स के जैसे? अगर नहीं कर पा रहा और इस तरह का कोई सेंटेंस आपको मिल रहा है, देन यू कैन से परफेक्टली इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। व्हाट, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बात कर रहा हूँ मैं? पर्सोनिफिकेशन। यानी पर्सोनिफिकेशन में क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और थॉट कैसा बिहेवियर करते हुए मिलते हैं, जस्ट लाइक अ लिविंग थिंग्स, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया मानवीकरण अलंकार। तो इस वीडियो को आप देखिए, अभी भी मैंने आपको सिर्फ 3 फिगर ऑफ स्पीच बताई, इसके 4 और भाग बचे हैं। यानी कि 4 जो बचे हुए, हाइपरबोले अभी आपको पढ़ना है, एपिस्ट्रॉफी आपको पढ़ना है,
और अभी आपको ओनोमेटोपोइया पढ़ना है और इसके साथ ही साथ ऑक्सीमोरॉन भी पढ़ना है। इन सब पर भी बहुत जल्द अगली क्लास में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन चाहूँगा मैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाभान्वित हों वो लोग। वीडियो पे आने वाले सभी व्यूवर्स का स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।